Greetings and welcome. In the valley of the Indus River of India, the world's oldest civilization had developed its own system of mathematics. The Vedic Sulba Sutras, meaning codes of the rope, show that the earliest geometrical and mathematical investigations among the Indians arose from certain requirements of their religious rituals. When the poetic vision of the Vedic seers was externalized in symbols, rituals requiring altars and precise measurement became manifest, providing a means to the attainment of the unmanifest world of consciousness. Sulba Sutras is the name given to those portions or supplements of the Kalpa Sutras which deal with the measurement and construction of the different altars or arenas for religious rites. The word Sulba refers to the ropes used to make these measurements. Dear friends, in the first part of our lecture series on the history of mathematics in India, we came to know about the Indus civilization and the practical mathematics in Indus civilization. In this second part of the series, Professor Dinesh Singh will be talking about Vedic civilization and mathematical discoveries. Let's find out and learn more from Professor Dinesh Singh, a renowned mathematician. There are 4 books called the Vedas. किसी एक आदमी ने नहीं लिखा है, अलग अलग ग्रुप्स थे लोगों के, वहीं रहते थे, एंड दे रोट दिस बुक्स. द फर्स्ट ऑफ द बुक्स इज द ऋग्वेद. उसी टाइम में जब ये लिखे जा रहे थे तो जो वहां लोग रहते थे वो इनको प्रैक्टिस करते थे. उसमें कुछ रिचुअल्स हैं. फायर प्लेस बनाते हैं. आज भी आप जाके देखें, कहीं कहीं कुछ रिचुअल्स में फायर प्लेस बनाई जाती है, ईंट की चौकोर, उसमें आग जलाई जाती है. कुछ तो वो जो बनाते थे फायर प्लेस, वो ज्योमेट्री होती थी. उसमें वो ज्योमेट्री बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी. मैं आज उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. दोनों में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, ये ठीक से किसी को मालूम नहीं है. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद वैदिक पहले था, ये बाद में आया. कुछ लोग कहते हैं दोनों लगभग एक ही थे, करीब करीब एक ही थे. ये ठीक से किसी को नहीं मालूम है, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम है. पर ये बातें हैं, इनका चर्चा जिक्र होता है, मैं सिर्फ आपके सामने रख दे रहा हूं. ये 900 BC में एक किताब ज़बानी बनाई गई. उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण्य. इस किताब में पाइथागोरस का थ्योरम बाकायदा लिखा हुआ है. बाकायदा आज तक ये किताब है. और उसमें ये थ्योरम पाइथागोरस से 400 साल पहले लिखा हुआ है. लेकिन पाइथागोरस के थ्योरम की एक बड़ी अजीब दास्तान है, मैं वो आज आपको बताना चाहता हूं. उसी जमाने में कुछ और किताबें लिखी जाती थी जिनका नाम था शुल्ब सूत्रास. शुल्ब कहते हैं संस्कृत में धागे को, पीस ऑफ स्ट्रिंग को. सूत्रा होता है फॉर्मूला. ये 1000 BC से 200 BC तक अंदाज है लोगों का. दैट इज व्हेन दे वर ऑथर्ड. और ये इस तरह के शेप्स का जिक्र करते हैं और उनको कैसे बनाना चाहिए, कैसे नापना चाहिए और उसके साथ क्या मैथमेटिक्स जुड़ी है. इस तरह के सारे डायग्राम्स शुल्ब सूत्र में मिलते हैं. आप जो भी पाइथागोरस के थ्योरम से वाकिफ है उसको अंदाज लग जाएगा कि देख रहे हैं कुछ कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर. तो वो जो शुल्ब सूत्र के मैथमेटिशियंस थे उनको पाइथागोरस का थ्योरम बड़े अच्छी तरह से मालूम था. शतपथ ब्राह्मण में भी तो था, लेकिन यहां और अच्छी बारीकी से जानते थे. और बौधायन, जैसे रूडिन का नाम लेते हैं, बौधायन भी एक मैथमेटिशियन थे 800 BC में. उनके शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस का थ्योरम तो दिया ही है, उसका प्रूफ भी दिया है. हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो अमेरिका में काम करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो बड़े माहिर हैं एल्गोरिथम लिखने में. खट से नौकरियां मिलती हैं. जब आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी तो धड़ाधड़ सबको नौकरियां मिली. क्यों? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आप वाकिफ हैं प्रोग्रामिंग से, तो उसमें एल्गोरिथम लिखते हैं. एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. अब ये करो, और ये अगर है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो. फिर यहां से ये है तो ऐसे बढ़ो, नहीं तो ऐसे बढ़ो. फिर इसको चेक करो, और ये हो गया तो यहां चलो, नहीं हुआ तो इधर जाओ. इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर.
तो ये मैंने क्यों कहा कि जहन में है हमारे, क्योंकि मैं पाता हूं कि ये एल्गोरिथम लिखने में बड़े माहिर हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के लोग। क्यों माहिर हैं? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि इस जमाने में ये एल्गोरिथम्स बनाते थे उस जमाने से। शुल्ब सूत्र में एल्गोरिथम दिए हैं। बौधायन ने पाइथागोरस के थ्योरम के प्रूफ का एल्गोरिथम दिया है, और वो प्रूफ का एल्गोरिथम से आप एक्चुअल प्रूफ बना सकते हैं बड़े खूबी से, बड़े आसानी से। इसलिए ये प्रूफ माना जाता है, और ये पाइथागोरस से 400 साल पहले की बात है। लेकिन नाम क्या जुड़ा है? पाइथागोरस का थ्योरम। बौधायन का कोई नाम नहीं लेता, कोई बात नहीं करता मोहनजोदड़ो की, इंडस सिविलाइजेशन की, वैदिक सिविलाइजेशन की, इनकी कोई बात नहीं। वेस्ट में पाइथागोरस का नाम जुड़ा हुआ है। पाइथागोरस से भी एक अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। पाइथागोरस 500 बीसी में थे, और ये मैंने बहुतों से पूछा है, वेस्ट में भी, हिंदुस्तान में भी। सबका मानना है पाइथागोरस केम टू इंडिया, सबका मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ही स्टोल द थ्योरम, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट ये बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं कि पाइथागोरस के बारे में बहुतों ने लिखा है, पुराने जमाने में भी, आज भी, दैट ही केम टू इंडिया। ये एक फ्रेंच थिंकर हुए, आप देख रहे हैं 17 से अर्ली 18 सेंचुरी में रहे, वोल्टेयर। वोल्टेयर ने क्या लिखा? आई एम कन्विंस्ड दैट एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस। वो वेस्ट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंगा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, एटसेट्रा। It is very important to note that 2500 years ago, Pythagoras went from Samos to the Ganga to learn geometry. But he would certainly not have undertaken such a strange journey had the reputation of the Brahman's science not been long established in Europe. Katyayana gave a really beautiful proof in 200 BC. I do not know if his Shulba Sutra has the proof. See, the Shulba Sutras asked you to make very specific structures. Even this structure used to be made for specific purposes. It wasn't always a square. Look at the geometry involved. This is described in 200 BC in the Shulba Sutra of Katyayana. But Katyayana gave a beautiful proof of the theorem of Pythagoras. Do you know this structure? It's a square inside a square. This drawing is reproduced from the description of the Shulba Sutra of Katyayana. There's a theory in mathematics known as measure theory. This proof has the seeds of measure theory in it. That is the best part. And measure theory is a very sophisticated theory discovered in the early part of the 20th century in France. In the Shulba Sutras, they knew irrational numbers. He made a mathematical grammar. It's all algorithmic. Anybody who has studied his grammar will tell you, I haven't. Unfortunately, I don't know his grammar. But anyone who has tells me it is totally algorithmic. It's algorithm, step by step. Now do this, then this, if not, then do this. So on and so forth. Logical, precise. And I don't know if you've heard of a professor of linguistics in MIT by the name of Chomsky, Noam Chomsky. Chomsky is a very famous linguist. They say he is the Einstein of the social and sciences and humanities. He's very old now. Great man. He's made great fundamental discoveries. I read another very sophisticated Indologist by the name of Fritz Stahl, who also knew mathematics and he knew Panini's grammar. And he attended a lecture by Chomsky when Stahl was very young, so many years ago. And he understood that this revolution that Chomsky brought about by bringing mathematics into linguistics is based entirely on Panini's grammar. Because the structure that Panini gives for his own grammar, you can take the framework out and more or less fit it in a mathematical framework, which can then be fitted for linguistics. Because Chomsky knew linguistics and mathematics and Panini's grammar, he could do that. Of course, it's a great thing to do that. I'm not running him down. Marvelous. But all I'm saying is that at least in my university, those who study grammar, linguistics are not exposed to mathematics.
And those who study mathematics do not get a chance to study other subjects. That is why sometimes we suffer. And I urge all of you, never close your mind to other disciplines. This is the one big lesson you learn from this. And you will make as great discoveries as the others have done and do good for society. So, this is a postage stamp that was released. No one knows how Panini wrote. Panini was the first to use the concept of zero. That I must tell you. This is 200 BC. And he actually put a dot there. So, zero, he symbolized as a dot. That dot then became enlarged into a circle. That is the general guess that people make. That is how zero came about. Then, he was followed by Pingle in 200 BC. Pingle was a prosodist. और वो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कर रहे थे लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स के। और जब वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करते हैं तो आपको क्या ध्यान में आता है, जहन में क्या उतरता है, कट से बाहर आती है कौन सी बात? परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से तो बाइनोमियल नंबर्स। और बाइनोमियल नंबर्स जब याद आते हैं तो अगर किसी ने थोड़ा बारीकी से देखा है तो पैस्कल्स ट्रायंगल की बात हो जाती है। पैस्कल 17th सेंचुरी में यूरोप में थे, कहा जाता है उन्होंने ट्रायंगल को डिस्कवर किया और उससे कितना फायदा हुआ प्रोबेबिलिटी में, इधर उधर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन में उस ट्रायंगल को रिफर करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल पिंगल ने डिस्कवर किया था और ईसा मसीह से पहले। तो वही पिंगल की बात मैं आपसे कर रहा हूं। वो नए मीटर्स बना रहे थे और दिस लेड हिम टू डिस्कवर द मेरू प्रस्तर। उन्होंने अपने ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल नहीं कहा, मेरू प्रस्तर। मेरू कहते हैं माउंटेन को, प्रस्तर कहते हैं सीढ़ियां, स्टेप्स। आप देख रहे हैं स्टेप्स लीडिंग टू द माउंटेन टॉप। ये पैस्कल्स ट्रायंगल ही है। पैस्कल से 1800 साल पहले पिंगल ने बनाया था। उसी तरह पिंगल ने जो किताब लिखी उसके ऊपर 1200 AD में एक जनाब आए हलयुद्ध, उन्होंने उस पर कॉमेंट्री लिखना शुरू किया। आज भी होता है, उस जमाने में भी था। हलयुद्ध ने कॉमेंट्री लिखी, लेकिन इसमें एक खूबी देखिए, जब हलयुद्ध ने कमेंट्री लिखी और उन्होंने वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स देखे तो उनको बाइनोमियल थ्योरम डिस्कवर कर लिया। उन्होंने एकदम बाइनोमियल थ्योरम सामने नजर आ गया। ये 1200 AD में हमसे कहा जाता है कि न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम डिस्कवर किया था। दिस इज 400 years बिफोर न्यूटन द बाइनोमियल थ्योरम वाज डिस्कवर्ड। ये बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है जो ब्रैकेट्स में है, जो मेरू प्रस्तर में है। इसी पे कमेंट्री लिखते हुए हलयुद्ध ने डिस्कवर कर लिया। उसी तरह बिफोर द टाइम ऑफ क्राइस्ट जैन और बुद्धिस्ट थिंकर्स बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में उलझे हुए थे। दे मेड मेजर डिस्कवरीज, बहुत डिस्कवरीज की उन्होंने। मैं सिर्फ एक डिस्कवरी का जिक्र करूंगा, बाकी कुछ नहीं दिखाना चाहता। आप लोगों ने कैंटर का नाम सुना होगा। कैंटर डिस्कवर्ड सेट थियरी। And set theory is one of the greatest inventions of the human mind, not just in mathematics, otherwise. It leads to the statement and examination of fundamental issues connected with mathematics, truth and logic. You cannot even imagine until you get involved with Cantor's set theory and the axiomatization of set theory as to how fundamental the discovery was. And what does Cantor really talk about? He talks about infinity. Cantor infinity को नापने की कोशिश कर रहे थे, काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि इंफिनिटी के अलग अलग ऑर्डर्स है। एक इंफिनिटी दूसरे इंफिनिटी से छोटी हो सकती है और उसको उन्होंने प्रूव किया। और इस सिंप्लिसिटी के साथ, सादगी के साथ, कि एक स्कूल का बच्चा भी आज समझ जाता है उनके प्रूफ। और उस प्रूफ के ही वजह से मैंने बताया कि मैथमेटिक्स के फाउंडेशंस ही हिल गए। जितनी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं कैंटर के काम से, उसके फाउंडेशंस हिल गए। वो ऑर्डर्स ऑफ इंफिनिटी उन्होंने दिखाया कि एक से बढ़ के एक होती है, एक और इंफिनिटी उससे बढ़ के होती है। ये बड़ी गहरी चीज है। कहा जा रहा है आज की तारीख में जो लोग इन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं कि जैन मैथमेटिशियंस को भी मालूम था कि अलग अलग ऑर्डर्स हैं इंफिनिटी के। हो सकता है कुछ सालों बाद
मैं इसको समझता रहूंगा, हो सकता है आप भी पढ़ते रहें, कभी हम लोगों को जब रिसर्च और लोग कर लेंगे इसके हिस्ट्री पे तो और सफाई से मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने क्या किया था। पर अभी जो अंदाज लगा है, और मुझे वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने बताया है कि उनको भी मालूम था कि अलग ऑर्डर्स हैं इन्फिनिटी के। जैसे इंटीजर्स इन्फिनिट है नंबर में और इरैशनल नंबर्स भी इन्फिनिट है नंबर में, लेकिन इरैशनल नंबर्स की इन्फिनिटी इंटीजर्स की इन्फिनिटी से बड़ी है, ये उन्होंने प्रूव किया था। कहा जाता है कि इन लोगों को भी मालूम था। हम वेट करेंगे, लेकिन अंदाज है लोगों का। दूसरी चीज, ये मैथमेटिशियंस बड़े नंबर्स को बड़े खूबी से रिप्रेजेंट कर लेते थे। आप कभी ग्रीक मैथमेटिक्स में देख लीजिए, बड़े नंबर्स लिखने के लिए वो फिसल जाते थे, कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपने देखा है कैसे नंबर MC, ML, X इस तरह से लिखते हैं। कहां से आप लिख पाएंगे बड़े नंबर्स? नहीं लिख पाएंगे। इन लोगों को आता था क्योंकि डेसिमल सिस्टम आ रहा था, नंबर्स को लिखने का एक नया अच्छा तरीका इनको मालूम था। ये बहुत बड़ी देन है इस सब कॉन्टिनेंट की। किसी एक आदमी का नाम नहीं जुड़ा है, इस पूरे ट्रेडिशन में हम सब शामिल हैं, और ये बहुत ही बड़ी देन है, बहुत ही बड़ी देन है। लॉज ऑफ इंडिसेस जैन्स को मालूम था, ये बड़ा क्लियर है, ये कैसे पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। a to the power m into a to the power n is simply a to the power m plus n। ये जैन्स को अच्छी तरह से मालूम था। ये ऑर्डर्स ऑफ इंफिनिटी जो मैंने बताया आपको। अब एक बड़ी मजेदार कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, द बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट। बख्शली पाकिस्तान में आज है एक गांव, उस जमाने में पूरा ही इंडिया कहलाता था। ये 1881 में इसकी डिस्कवरी हुई। कैसे हुई कि कोई जनाब थे जो वहां पर थोड़ी सी खुदाई कर रहे थे, तो खोदते खोदते उनको बर्च बार्क, बर्च एक पेड़ होता है, यहां जरूर होता होगा, उस बार्क, उसकी खाल पे लिखी हुई मोटी सी मैन्यूस्क्रिप्ट जमीन के अंदर से मिली। उसके कई पन्ने गायब हो चुके थे, लेकिन कई सारे थे। वो बड़ी मजेदार मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट के 70 पन्ने आज भी बरकरार हैं, और ये लोगों का अंदाज है कि 300 AD की मैन्यूस्क्रिप्ट है उस जमाने की। ये शारदा स्क्रिप्ट एक होती थी, शारदा स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और ये मैथमेटिक्स की किताब है। बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट में बाकायदा हर जगह हर सफ़े पे डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, बाकायदा। तो ये बड़ा ही क्लियर एविडेंस आता है कि हिंदुस्तान में उस जमाने में डेसिमल सिस्टम पूरी तरह छा चुका था। ये नहीं है कि शुरुआत हो रही है, बड़े गहराई से डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी देन है। दुख की बात क्या है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ कहीं किसी के पास नहीं है, अंग्रेज़ों के पास ऑक्सफोर्ड में दर्ज है। कभी आप वहाँ जाएं, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप में से बहुत जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। तो जाएं तो ऑक्सफोर्ड में ज़रूर इस मैन्यूस्क्रिप्ट को भी देखिएगा, अच्छी चीज़ है। दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, वहाँ इस मैन्यूस्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी दर्ज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसके एक पन्ने की फ़ोटो आपको दिखलाता हूँ। ये उसकी कहानी है जो टेनेंट ने डिस्कवर किया, अब तो वो ऑक्सफोर्ड में है। इसकी इमेज है ये यहाँ पर नेशनल म्यूजियम में इसके पन्नों, इसके सफ़ों की फ़ोटो लेकर रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर। और वो जो न्यूमरल्स हैं इंडिया से ही, हिंदुस्तान से चले हैं। पहले देखिए, बहुत पहले इस तरह 1 लिखा जाता था, 2 इस तरह नीचे, 3। अब आप देख रहे हैं जो 2 है उसको मोटा मोटी फिर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया बीच से, देख रहे हैं, ऐसे डायगोनल की तरह, और वो 2 बन गया आज के तारीख में ऊपर की तरह। वो जो 3 है, एक वर्टिकल लाइन आखिर की तरफ नीचे तक ले आए तो वो 3 बन गया। आप 4 देख रहे हैं, करीब करीब प्लस साइन की तरह है, फिर उसको ऐसे जोड़ दिया तो 4 बन गया। ये एक अंदाज लगता है कि कैसे ये ब्राह्मी न्यूमरल्स हैं, ईसा मसीह के टाइम इसी तरह इस्तेमाल होते थे पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह से इवॉल्व किए हैं, लेफ्ट से शुरू हुए, आप देखिए इवॉल्व होते होते राइट तक जा रहे हैं। ये मॉडर्न है, एकदम लेफ्ट वाला कॉलम एकदम मॉडर्न है। बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट में देख लीजिए 330 कैसे लिखा है,
और आज कैसे 330 लिखते हैं, एकदम लेफ्ट में देख लीजिए कितना मिलता जुलता है। उसी तरह और नंबर्स आप देख लीजिए, 947 बख्श अली में कैसे लिखा है, आज कैसे लिखते हैं। एक और मजेदार बात बख्श अली मैन्यूस्क्रिप्ट में, वो फ्रैक्शंस को कैसे लिखते थे। आज आपको 3/4 लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर एक लकीर बनाते हैं, फिर उसके नीचे 4 लिखते हैं। बख्श अली में 3 ऊपर लिखते थे, 4 नीचे, लकीर नहीं बनाते थे, बस यही फर्क है और कुछ नहीं, लकीर नहीं बनाते थे। 1/2 बिना लकीर के। अगर प्लस करना है, ऐड करना है दोनों को, तो प्लस बीच में रहता था जैसा आज भी है। अगर माइनस करना है तो प्लस को दाहिने तरफ लिखते थे, ऑन द राइट हैंड साइड। इट रियली मीन्स इन दिस फॉर्म वेयर प्लस इज ऑन द राइट साइड, इसका इंटरप्रिटेशन है 3/4 - 1/2। But it's a very modern presentation dating back to so long ago. And why am I showing you this? Because I want you to understand that we had a very precise way of doing things, very scientific way of doing things. There are other amazing things. Place value देखिए कैसे indicate होता है नेगेटिव का, वही मैं कह रहा था। कुछ और उसमें लीनियर इक्वेशंस है 5 अननोन्स के साथ बख्श अली मैन्यूस्क्रिप्ट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उनके सॉल्यूशंस है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, फ्रैक्शंस हैं, यूज ऑफ जीरो है, नेगेटिव साइन वो प्लस लगा के राइट साइड पे, ये सारा वहां दिया हुआ है। रिमार्केबल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट, जो आज के तारीख में स्क्वायर रूट का मेथड कंपेरेबल है विद न्यूटन्स मेथड। कंप्यूटर टाइम लगभग बराबर ही लेता है, या हो सकता है थोड़ा बेहतर ही हो। ये सारा उसमें दिया हुआ इतना पहले। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये जनाब हैं आर्यभट्ट, आप नाम सुने होंगे इनका, 476 AD में। ये नालंदा में प्रोफेसर थे और जब 21 ईयर्स की एज के थे तो इन्होंने अपनी सबसे अहम किताब लिखी थी आर्यभट्टीय, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग थी सोलर सिस्टम की और मैथमेटिक्स की वो दर्ज की है। ये स्टैचू आज पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में आर्यभट्ट की स्टैचू है। ये आर्यभट्टीय उन्होंने लिखा था 6th सेंचुरी, 21 ईयर्स ऑफ एज थे, और उसमें इनकी क्या मेन डिस्कवरीज थी, ये मजेदार है। इनकी डिस्कवरीज थी, इन्होंने कहा कि द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। उस जमाने में लोग अच्छी तरह समझते नहीं थे, और कहा एक कदम का पेड़ होता है, लेकिन कदम के पेड़ का जो फूल होता है वो एकदम स्फेरिकल होता है। इन्होंने कहा कि ये जो अर्थ है ये कदम के पेड़ के फूल की तरह गोल है, और ये भी कहा कि हमको लगता है दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ, एक्चुअली इट इज द अर्थ दैट इज रिवॉल्विंग, ये भी कहा। एंड देन he said that why do we get this feeling? He said if you are in a boat on a river and if you're rowing the boat and if you look at the trees on the river banks on both sides, you will get the feeling that the trees are moving, whereas it is actually you who is moving in the boat. In exactly the same way, it is the earth that is moving, but you get the feeling that the sun is moving. ये आर्यभट्ट ने लिखा था उस जमाने में समझकर। ये बहुत बड़ी चीज है। और जब आर्यभट्ट ने लिखा तो ऐसा नहीं कि सब लोग हट से मान गए दैट दिस इज करेक्ट, ही नो, देयर वर मेनी पीपल हु डिसएग्रीड विद हिम, बट दे सेड ही इज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, ही हैज सम गुड आइडियाज, सो दे मेड हिम अ प्रोफेसर। वेस्ट में कितने 100 साल बाद की बात है जब कोपर्निकस ने यही थ्योरी दी और ब्रूनो उनके बाद आए और कहा कोपर्निकस ठीक कहते हैं, तो ब्रूनो को पकड़ के जिंदा जला दिया उन्होंने। ये यूरोप की कहानी है। तो हिंदुस्तान में हमेशा से हमने कद्र की है लोगों की बातों का, चाहे हम न तालमेल खाते हो, हम हर एक की बात सुनने को तैयार रहते हैं, हम ठहर के रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख यहां से मुझे मिलती है। आर्यभट्ट के ही टाइम में जो और लोग थे, कुछ ने लिखा कि आर्यभट्ट ये मैथमेटिक्स ठीक किए हैं लेकिन ये बात उनकी ठीक नहीं है, कहा, पर उनको प्रोफेसर बना दिया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए, ये भी प्लीज डोंट बिलीव दैट ही इज ब्रह्मगुप्त, ओके, ऐसे ही बना दिया है किसी ने। ये इंडियन मैथमेटिशियंस में बहुत आगे रहे ब्रह्मगुप्त।
इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बड़ी डिस्कवरीज की, एल्गोरिथम्स निकाले स्क्वायर रूट्स के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के। इन्होंने ये इक्वेशन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नंबर थ्योरी का, इसको पेल्स इक्वेशन कहते हैं। इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया ऑयलर और पेल वगैरह से कितने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, और कहा जाता है इट्स अ फंडामेंटल डिस्कवरी ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट जस्ट ऑफ नंबर थ्योरी। ही डिस्कवर्ड अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीजें इन्होंने की थी। ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्टेन फॉर्मूलाज फॉर द सम्स ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये जो प्रोग्रेशंस है, ये जो सीक्वेंस सीरीज, फाइनाइट सीरीज का जो सम है, ये ब्रह्मगुप्त ने निकाल लिया था उस जमाने में। ही न्यू दैट फॉर्मूला। आई एम श्योर दैट यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में बहुत मजबूती से बढ़ चुकी थी। और क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियंस वर स्टडीइंग द सोलर सिस्टम एंड द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। So friends, in this second part of the series, we learnt about the Vedic civilization and mathematical discoveries. In the third and the final part of the series, Professor Dinesh Singh will talk about trigonometry in India. We will meet you again in the third part. Till then, goodbye.